जय हिंद। आप सभी को ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? काफ़ी अच्छे होंगे आई होप। तैयारी कैसी चल रही है आप सभी लोगों की? मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और कल हमने कुछ ट्रिकें डिस्कस की थी जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी। और आज हम और आगे की ट्रिकें पढ़ने वाले हैं जिनमें हम कुछ बीमारियों की ट्रिकें पढ़ेंगे और फिर भारत के पड़ोसी देशों की या जो भी उनकी सीमा लंबाई है उनके अनुसार भारत के पड़ोसी देशों की ट्रिकें पढ़ेंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं कि बीमारियां जो होती है, मैंने आपको बताई थी अलग अलग प्रकार से बीमारियां होती है, जैसे कि कुछ कवक जनित बीमारियां होती है, फंगल डिसीज जिसको हम कहते हैं, कुछ विषाणु जनित बीमारियां होती है जिसको वायरल डिसीज कहते हैं हम, कुछ जीवाणु जनित होती है जिन्हें बैक्टीरियल डिसीज कहते हैं, और कुछ प्रोटोजोआ द्वारा होने वाली बीमारियां होती है। तो ये सारी बीमारियां आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं ट्रिक के हिसाब से। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जीवाणुओं की ट्रिक। जीवाणु, सबसे पहले हम बात करेंगे जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग, इसकी जो ट्रिक है वो है पंडित जी का टीका न्यू है। ठीक है, पंडित जी का टीका न्यू है। पंडित जी का टीका न्यू है। पंडित जी का टीका न्यू। अब हम इसको और आगे डिस्कस कर लेते हैं। प से इसमें आ जाता है प्लेग, ड से आ जाता है इसमें डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, त से आ जाता है इसमें तपेदिक, तपेदिक यानी कि टीबी, टीबी। इसी को कहा जाता है क्षय रोग, या आजकल यक्ष्मा पढ़ने को बहुत आता है कि यक्ष्मा रोग किसके द्वारा हो जाता है। यक्ष्मा रोग हो जाता है जीवाणु के द्वारा। पंडित जी से जीवाणु हो जाएगा और का से आ जाएगा काली खांसी, काली खांसी। टी से आ जाएगा टिटनेस, टाइफाइड, टिटनेस और टाइफाइड। उसके बाद का से आएगा कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग। न्यू से आ जाएगा निमोनिया, और हे से आ जाएगा हेजा। ठीक है, तो ये ट्रिक है जीवाणु जनित रोगों की। कौन सी ट्रिक है? जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक है। पंडित जी का टीका न्यू है। पास से आ जाएगा प्लेग, डी से डिप्थीरिया, यहाँ पर आप चाहे तो डी लिख दीजिए इसको, डिप्थीरिया। ता से तपेदिक और जी इसमें जीवाणु हो गया। का से आ जाएगा काली खांसी, टी से आ जाएगा टिटनेस और टाइफाइड, और का से आ जाएगा कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया, और हे से हैजा। अब यहाँ पर कभी कभी अंगों के बारे में पूछ लिया जाता है कि किस बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है, तो प्लेग से जो अंग प्रभावित होता है उसका नाम है तंत्रिका तंत्र। प्लेग से प्रभावित अंग कौन सा होगा? तंत्रिका तंत्र। डिप्थीरिया से, डिप्थीरिया को गलघोटू रोग भी कहा जाता है, गलघोटू। ठीक है, और इससे जो प्रभावित अंग है वो है गला। गला दबता है इसमें। ठीक है, गला ऐसा लगता है, जो जो जीवाणु होते हैं वो गले में ही अटैक करते हैं और गला ऐसा लगता है जैसे किसी ने दबा दिया हो, इसीलिए इसको कहा जाता है गलघोटू रोग, और गला ही प्रभावित होता है। गांव ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर किसी को ये रोग हो जाता है तो लोग झाड़ फूंक करवाते हैं, जबकि ये नहीं करवाना चाहिए, और इस तरीके की लापरवाही की वजह से कई सारे बच्चों की डेथ भी हो जाती है। ये ज़्यादातर जो जीवाणु होता है डिप्थीरिया, ये 3 से 10 साल तक के बच्चों पर ज़्यादा हावी होता है, इसीलिए इतने वर्ष के आयु के बच्चों की डेथ भी सबसे ज़्यादा होती है। तो गलघोटू रोग जो होता है ये गले को प्रभावित करता है। टीबी जिसको तपेदिक भी कहा जाता है, और यक्ष्मा भी कहा जाता है, और क्षय रोग भी कहा जाता है। इससे प्रभावित अंग जो है वो है श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र। ठीक है, टीबी से जो होते हैं वो श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, या आपको फेफड़े भी लिखा हुआ आ सकता है, फेफड़े भी प्रभावित होते हैं। टीबी का जो बैक्टीरिया है ये हमारे फेफड़े की प्लूरा जो मेम्ब्रेन होती है,
ये ऊपर एक झिल्ली चढ़ी होती है हमारे फेफड़ों के ऊपर, तो इन फेफड़ों की ऊपर की झिल्ली को ये खा जाते हैं, ठीक है, इस झिल्ली को ये खा जाते हैं और बदले में क्या दे देते हैं, खाने के बाद में हमारी जो फेफड़ों की जो सबसे छोटी इकाई होती है एल्वियोली, ये छोटी छोटी गुब्बारे की आकृति की होती है, इन एल्वियोली पर अटैक करने लग जाते हैं और एल्वियोली को भी खाने लगते हैं, जिसकी वजह से रक्त की जगह पर वहाँ पर कफ जमा हो जाता है, ठीक है, सॉरी कफ नहीं जमा होगा, वहाँ पर क्या होता है कि वो बैक्टीरिया उन वायु कुपिका, जिसको वायु कुपिका कहा जाता है एल्वियोली को, उन वायु कुपिकाओं को भी खाने लगते हैं, इसकी वजह से जगह जगह से वो डैमेज हो जाती है और थोड़ा थोड़ा बहुत ब्लड का लीकेज होना शुरू हो जाता है। फिर जब व्यक्ति खांसता है तो वही ब्लड फिर से श्वास नली के माध्यम से उसके हाथ में या मुख गुहा के द्वारा उसके हाथों में या बाहर निकलने लगता है। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है टीबी, ठीक है, इससे कई सारे लोगों की पहले मौत भी हो चुकी है। पहले जो था 2 महीने लगातार खांसी होती थी तो टीबी का टेस्ट करवाया जाता था, लेकिन अब 14 दिन हो जाते हैं या 2 सप्ताह हो जाते हैं तो फिर टीबी का टेस्ट करवाना पड़ता है। खैर अब तो ये बीमारी कम हो गई है क्योंकि इसका रोकथाम का जो इलाज होता है बीसीजी का वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बीसीजी वैक्सीन जो होता है ये टीबी की रोकथाम के लिए होता है, ठीक है, बीसीजी वैक्सीन जो होता है टीबी की रोकथाम के लिए होता है और ये बच्चे के जन्म के दूसरे दिन ही दे दिया जाता है, ठीक है। बीसीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बैसिलस कॉलमेट यूरिन, बैसिलस कॉलमेट यूरिन, ठीक है, और इसके जो साइंटिस्ट है वो है ग्यूरिन ने ही इसकी खोज की थी, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया बीसीजी। नेक्स्ट जो बीमारी है वो है काली खांसी। काली खांसी में भी कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़े। उसके बाद आता है टिटनेस में प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र, और टाइफाइड में प्रभावित अंग है आंतें, इंटेस्टाइन। टाइफाइड में जो प्रभावित अंग होता है वो आंत होती है। ज़्यादातर जो टाइफाइड के बैक्टीरिया होते हैं भोजन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं, दूषित भोजन और दूषित जल के माध्यम से, और ये आंतों पर सबसे ज़्यादा अपना प्रभाव डाल देते हैं। टाइफाइड को मियादी बुखार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मियादी बुखार। टाइफाइड को ही कहा जाता है मियादी बुखार, या आम भाषा में इसको मोती झरा भी कहते हैं, मोती झरा, ठीक है। इसके बाद आता है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग में जो प्रभावित अंग है वो है त्वचा प्रभावित हो जाती है। कुष्ठ रोग को कोढ़ भी कहा जाता है। इसमें हाथ पैर जो होते हैं उसमें उसका जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है, तो इसको कुष्ठ रोग या कोढ़ कहा जाता है। इसके बाद प्रभावित अंग त्वचा हो गई। निमोनिया में जो प्रभावित अंग है वो भी कौन से हैं, फेफड़े। निमोनिया में क्या होता है कि जो वायु कुपिकाएं होती है या एल्वियोली होती है उसमें रक्त की जगह पर कफ इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, रक्त की जगह पर कफ इकट्ठा हो जाता है। निमोनिया में भी क्या होता है कि निमोनिया में जो एल्वियोली होती है, वायु कुपिकाएं होती है, उसमें रक्त की जगह पर क्या इकट्ठा हो जाता है, कफ इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से वो कफ जो होगा वो पूरी एल्वियोली में, बहुत सारी होती है हमारे फेफड़े में एल्वियोली, करोड़ों में होती है, 1 से 2 करोड़ होती है एक ही फेफड़े में, तो ये सारी कुपिकाओं में क्या होता है, कफ भर जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति के सीने में भारीपन हो जाता है और उसको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो निमोनिया से कई सारे बच्चों की मौत हो जाती है और बड़ों की भी मौत हो सकती है। जो कोरोना वायरस है ये निमोनिया का ही एक रूप होता है, ठीक है। कोरोना वायरस में भी यही होता है कि सबसे पहले सांस लेने में तकलीफ होगी, फिर गला दर्द होगा, गला दर्द होने के बाद में फेफड़े में कफ इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से व्यक्ति को सीने में दर्द हो सकता है और सीना भारी सा लगता है, फिर सांस लेने में और भी प्रॉब्लम होगी उससे, क्योंकि पूरी एल्वियोली में कफ भर जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है और मात्र 14 से 20 दिन में इंसान की मौत हो जाती है। नेक्स्ट जो बीमारी है वो है हैजा। हैजा में जो प्रभावित अंग है वो है आहार नाल। हैजा जो है एक समय पर महामारी के रूप में फैली गई थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैल गई थी और जिसकी वजह से कई सारे लोग मारे भी गए थे। जिस प्रकार से कोरोना को घोषित किया गया था महामारी, उसी प्रकार से हैजा को भी महामारी के रूप में घोषित किया गया है पहले, ठीक है। उसके बाद में ये क्या होता है, ये दूषित भोजन और दूषित पानी की वजह से ये हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को उल्टी दस्त हो जाते हैं और हैजा में कई सारे लोग मारे भी जा सकते हैं। हैजा के बाद में डायरिया होता है। डायरिया भी इसी तरीके से होता है, ये भी दूषित भोजन के माध्यम से या फूड पॉइजनिंग के थ्रू हो सकता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को उल्टियाँ और दस्त
काफ़ी लगातार होते रहते हैं जब तक कि उसके शरीर से सारा का सारा पानी बाहर ना हो जाए। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो प्रोटोजोआ के माध्यम से होती है। ये जो सारी बीमारियां थी ये जीवाणु जनित रोग थे और ये ट्रिक के माध्यम से हमने आपको समझाया है। पंडित जी का टीका न्यू है। बस प्लेग, डी से डिप्थीरिया, त से तपेदिक, जी से जीवाणु, का से काली खांसी, टी से टिटनेस टाइफाइड, फिर का से कुष्ठ रोग और न्यू से निमोनिया और हे से हैजा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इन्हें नोट्स बनाते चलिएगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। आप ट्रिक के माध्यम से चीज़ें सीख जाएंगे। अगली जो बीमारी हम पढ़ेंगे वो है विषाणु जनित रोग। ठीक है, नेक्स्ट जो डिसीज़ है वो वायरल डिसीज़ है। तो हम अब विषाणु जनित रोग पढ़ेंगे। विषाणु जनित रोग जिसे कहा जाता है वायरल डिसीज, वायरल डिसीज। ठीक है, वायरल डिसीज इसको कहा जाता है। इसके बारे में ट्रिक लिख लेते हैं हम। इसकी जो ट्रिक है वो है रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, पोइचे छोड़ गई, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं इसका। रे से आ जाएगा रेबीज, खा से आ जाएगा खसरा, खसरा, खसरा। आ से आ जाएगा हर्पिस, मे से आ जाएगा मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। ही से आ जाएगा हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस। टा से आ जाएगा ट्रेकोमा, ट्रेकोमा। करके इसमें साइलेंट है। पो से आ जाएगा पोलियो, पोलियो। ए से आ जाएगा एड्स, चे से आ जाएगा चेचक, छो से आ जाएगा छोटी माता, ड से आ जाएगा डेंगू, छोड़। ग से आ जाएगा गलसुआ, गलसुआ या गलगंड। और ई से आ जाएगा इन्फ्लुएंजा, जा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा। ये सारी बीमारियां हैं जो कि विषाणु जनित रोग के अंतर्गत आती है। सभी की सभी विषाणु जनित बीमारियां हैं। ये सभी जो बीमारियां हैं ये सारे विषाणु जनित रोग के अंतर्गत आते हैं। और अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कौन कौन सी बीमारियों से कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेबिस, रेबिस से जो अंग प्रभावित होता है वो है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र यहाँ पर रेबिस से प्रभावित होता है। रेबिज को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया। क्यों कहा जाता है? तो देखिए रेबिस जो होता है ये कुत्तों के काटने से होता है या किसी भी जानवर के काटने से, ज़रूरी नहीं कुत्ते के काटने से होगा। बिल्ली के, बकरी के, अगर कोई जानवर है या आपने कोई जानवर पाल रखा है उसने अगर आपको काट लिया है, बंदर वगैरह, तो उससे कौन सा रोग हो जाता है? रेबिस हो जाता है। और रेबिस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और इससे हर व्यक्ति को पानी से डर लगता है, इसीलिए इसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। ठीक है, क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट है खसरा। खसरा से जो प्रभावित अंग है वो है त्वचा। त्वचा इससे प्रभावित होती है। हर्पिस से भी त्वचा प्रभावित होती है। हर्पिस जो होता है इससे शरीर पर रेशे इकट्ठ बन जाते हैं। रेशे मतलब कि फुंसियाँ हो जाती है, छोटे छोटे ऐसे फुंसियाँ हो जाएगी, फिर वो पकने लगेगी, फिर उसके घाव बनने लगेंगे। काफ़ी खराब बीमारी है हर्पिस। उसके बाद है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस से जो प्रभावित अंग है वो है मस्तिष्क। मस्तिष्क इससे प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस से यकृत प्रभावित होता है और हेपेटाइटिस बी इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, ट्रेकोमा से जो प्रभावित अंग है वो है आँख और अग्नाशय।
आंख और अग्नाशय, ये दोनों ही इससे प्रभावित होते हैं। पोलियो से तंत्रिका तंत्र, कौन सा तंत्रिका तंत्र? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, पोलियो से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पोलियो से प्रभावित होता है। इसके बाद है एड्स। एड्स से प्रभावित अंग है प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र। उसके बाद है चेचक, इससे भी त्वचा प्रभावित होती है। छोटी माता से भी त्वचा प्रभावित होगी। और डेंगू से आरबीसी प्रभावित होगी, आरबीसी प्रभावित होगी। गलसुआ गलगंड जिसको मम्स भी कहते हैं, मम्स जिसको तोबरा भी कहते हैं, इससे जो प्रभावित अंग है वो है कान की पेरोटिड ग्रंथि, कान की पेरोटिड, पेरोटिड ग्रंथि, कान की पेरोटिड ग्रंथि इससे प्रभावित हो जाती है। और इन्फ्लुएंजा है, इससे प्रभावित अंग है गला, गला इससे प्रभावित होता है, गले में इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी विषाणु जनित रोग हैं और उससे प्रभावित अंग मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। देखिए, एड्स का आज तक कभी कोई इलाज संभव नहीं हो पाया है। एड्स से प्रतिरक्षा तंत्र इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है तो व्यक्ति की 10 वर्ष के अंदर अंदर मौत हो ही जाती है। अगर व्यक्ति को पता चला है कि उसको एड्स हो गया है तो उस समय से लेकर 10 साल के अंदर अंदर उसकी मौत संभव है। ठीक है, होना ही है, क्योंकि एड्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एड्स किसके माध्यम से फैलता है? एड्स फैलता है इन्फेक्टेड निडल से। यदि किसी व्यक्ति को एड्स है और उसकी बॉडी में यदि कोई निडल डाली गई है और उसी निडल से किसी नॉर्मल व्यक्ति को इंजेक्शन दिया गया है तो उस नॉर्मल व्यक्ति को भी एड्स हो जाएगा। ठीक है, या फिर किसी मदर को एड्स है और वो प्रेग्नेंट है तो उसके बच्चे को भी एड्स हो जाएगा। उसके बाद में यदि कोई व्यक्ति है जिसका एड्स है और उसने ब्लड डोनेशन कर दिया है तो किसी नॉर्मल व्यक्ति को भी एड्स हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो एड्स फैलने के चांसेस होते हैं वो है सेक्सुअल कांटेक्ट, यौन संबंध बनाने से सबसे ज़्यादा एड्स फैलता है। और भारत में एड्स फैलने का यही सबसे पहला कारण था। विदेशी लोग जो थे यहाँ भारत में घूमने आए थे और किसी व्यक्ति को शायद एड्स होगा किसी विदेशी को, तो यहाँ पर सबसे पहले चेन्नई, मद्रास चेन्नई में सबसे पहले खोजा गया था एड्स। तो यहाँ पर हो सकता है उन्हीं विदेशी लोगों के माध्यम से यहाँ पर भारत में एड्स आ गया था। भारत में एड्स 1986 में आया था और अमेरिका में इसकी खोज हुई थी 1982 में। 1982 में अमेरिका में इसकी खोज हुई थी और भारत में 1986 में इसकी खोज हो चुकी थी। ठीक है, तो विदेशी लोगों के माध्यम से ही भारत में आया था। उसके बाद इसके मरीजों की संख्या बढ़ती गई और फिर ये फैलता गया धीरे धीरे करके। तो ज़्यादातर जो होता है एड्स यौन संबंध बनाने से ही होता है, ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं। बाकी जो ब्लड डोनेशन है उसमें भी आजकल लोगों का ब्लड पूरा टेस्ट करने के बाद ही डोनेट किया जाता है। और जो निडल लगाई जाती है, निडल भी व्यक्ति को कई सारे मतलब चेक करने के बाद ही, और वैसे ही कोई निडल अगर यूज़ करता है तो उसी वक्त लोग फेंक देते हैं, डॉक्टर लोग फेंक देते हैं उसको, दूसरी निडल ही मतलब नई निडल ही यूज़ की जाती है। और जो प्रेग्नेंट लेडी होती है एड्स से, वो ज़्यादातर ऐसे रेड अलर्ट एरिया में ही इस तरह की महिलाएं हो सकती है, तो उधर ही ये कंडीशन बनती है। ठीक है, उसके बाद में है पोलियो। पोलियो से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, इसीलिए पोलियो के टीका लगाया जाता है। पोलियो के 2 टीके होते हैं, एक तो होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी इसका फुल फॉर्म होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन। और एक 2 बूंद जिंदगी के जो होता है ना, ये वही है 2 बूंद। ठीक है, इसकी जो खोज की थी वो खोज की थी रॉबर्ट साबिन ने, अल्बर्ट साबिन ने, अल्बर्ट सॉबिन ने इसकी खोज की थी। और पोलियो वैक्सीन के थ्रू दिया जाता है, आईपीवी, ये इंजेक्टेड होता है, इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन। इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन की खोज जो की थी वो की थी जॉन सॉल्क ने, जॉन सॉल्क ने। तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि जॉन सॉल्क ने किस टीके की खोज की थी? आईपीवी यानी कि इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। और ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? अल्बर्ट साबिन ने। ठीक है, ऐसे ही चेचक के टीके का पूछ लिया जाता है। चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने,
एडवर्ड जेनर ने ही सबसे पहले चेचक की टीके की खोज की थी, और एडवर्ड जेनर ने ही के ही द्वारा सबसे पहले खोजा गया टीका कौन सा था, चेचक का था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई है आपकी विषाणु जनित रोगों की, और विषाणु जनित रोगों की जो ट्रिक है वो है रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। रे से रेबिस, ख से खसरा, ह से हर्पिस, में से मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस जो होता है, मेनिंजाइटिस रोग में व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है। ठीक है, और ये जो होता है इससे मस्तिष्क के एक झिल्ली पाई जाती है मेनिंजाइटिस, मेनिंजेस झिल्ली, उसमें बैक्टीरिया एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो झिल्ली होती है उसमें स्वेलिंग हो जाती है और उसकी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। इसी को कहा जाता है मेनिंजाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस में यकृत, ट्रिकोमा, जिसमें भी कोमा कोमा लगा है वो सारी आंखों को प्रभावित करने वाले रोग होते हैं। पोलियो मैंने बता दिया है, एड्स आपको बता दिया है। चेचक में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं शरीर के ऊपर, और इसके टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। छोटी माता, ये भी त्वचा को प्रभावित करता है। डेंगू जो होता है आरबीसी को प्रभावित करता है। आरबीसी या जो भी रक्त की कोशिकाएं होती है, खासकर प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स जो होती है इसमें काफ़ी कम हो जाती है डेंगू में, 40-45 के आसपास ही हो जाती है, जिससे व्यक्ति को थोड़ा क्या होता है कि मौत के कगार पर पहुंच जाता है। आरबीसी मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि जब भी डेंगू होता है तो डेंगू का जो भी वायरस होता है हमारे रक्त में घुल जाता है और पूरे शरीर में सर्कुलेट होता रहता है, तो वो रक्त के साथ में ही सर्कुलेट होगा, और रक्त में क्या है, आरबीसी ही तो है ज़्यादा मात्रा में, तो ये आरबीसी के साथ ही सर्कुलेट होगा, जिसकी वजह से व्यक्ति को शरीर में इतना भयंकर वाला दर्द होता रहता है कि वो मतलब सहन नहीं कर पाता, उसको लगातार दर्द बना ही रहता है, इसलिए मैंने आरबीसी लिखा है। गलसुआ गलगंड जिसको मम्प्स कहते हैं, मम्प्स आम भाषा में इसको तोबरा कहा जाता है, तो इससे कान की पेरोटिड ग्रंथि प्रभावित होती है। तोबरे में जो यहाँ वाला पोर्शन होता है काफ़ी स्वेलिंग हो जाती है, यहाँ पर व्यक्ति बोल भी नहीं पाते, अपना मुँह भी हिलाते तो उनको भयंकर वाला दर्द होता है। और ज़्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में इसको मंत्रवानी का मतलब देखते हैं कि जो भी घोड़ा जहाँ पर पाया जाता है, घोड़ों को बांधा जाता है, तो वहाँ पर इस कुछ चने वने जो होते हैं उससे इसको किया जाता है, या मुझे ऐसा लगता है शायद वहाँ की जो घोड़े के आसपास का जो एरिया होता है, स्मेल वगैरह होती है, शायद उससे ये वायरस ख़त्म हो जाता होगा। उसके बाद में ओपीवी का फुल फॉर्म होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसकी खोज की थी अल्बर्ट साबिन ने, और आईपीवी इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन इसकी खोज की थी जॉन सॉल्क ने। ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये कंप्लीट हो गया। हाँ, लास्ट बीमारी थी इसे इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा से गला प्रभावित होता है, गले में दर्द बना रहता है। ठीक है, तो ये सारे वायरस विषाणु जनित रोग हो चुके हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कवक जनित रोग। अगला जो रोग है आपका, या अगली जो ट्रिक है वो है कवक जनित रोग की। ट्रिक लिख लीजिए इसकी आप। कवक जनित रोग की ट्रिक है गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा से आएगा गंजापन, दामाद से आएगा दमा और दाद। खाए से आएगा खाज और खुजली, और फ्रूट से आएगा एथलीट फूट। एथलीट फूट। ठीक है, गंजापन में सभी को पता है गंजापन कब होगा, जब बाल झड़ जाएंगे, तो ये इसके माध्यम से होता है। ये हमारे सिर में अगर डेंड्रफ हो जाता है, डेंड्रफ, ये डेंड्रफ 2 टाइप का होता है, इन दोनों में से कोई भी टाइप का डेंड्रफ हो जाता है तो बालों को झड़ना या बालों को खिराना शुरू कर देते हैं, ये तो कवक होते हैं वो। ठीक है, हमारे सिर में जो डेंड्रफ होता है वो फंगस होता है या कवक होता है, जिसके माध्यम से हमारे बाल झड़ते हैं, इसीलिए गंजा से गंजापन आ जाएगा। दामाद से स्किन पर भी जिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसीना आता है तो पसीने की लेयर बन जाती है, और फिर जिस एरिया में ज़्यादा गीलापन रहता है पसीने की वजह से, उस एरिया में खुजली वगैरह या इस टाइप से स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम दाद कहते हैं। फिर यहाँ पर बहुत सारे रेशेज हो जाते हैं, सर्कल शेप में होता है, तो इसको हम दाद कहते हैं। ठीक है, दमा, दमा का मतलब होता है कि अस्थमा।
ठीक है। तो ये भी किसके माध्यम से होता है? फंगस के कारण ही होता है। बहुत सारे लोगों को जैसे बारिश शुरू हो जाती है दीवारों पर या आसपास के क्षेत्रों में, अगर फंगस जम गई है तो उन फंगस की वजह से वो फंगस उनकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं नोज के थ्रू, और पूरा नोजल जो एरिया होता है उसको ब्लॉक करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनको दमा या सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वही आगे चलकर अस्थमा में कन्वर्ट हो जाता है। खाए से खाज और खुजली, खाज खुजली मतलब जिसको जहाँ ज़्यादा पसीना आता है वो सर्कल शेप में ना होकर वो बहुत सारे डॉट डॉट फॉर्म में कहीं किसी भी शेप में हो सकती है, तो वो खाज खुजली ये भी कवक के माध्यम से होती है। एथलीट फुट, पैरों में घुटने से नीचे अगर किसी को भी स्वेलिंग होती है तो वो भी कवक के माध्यम से होती है। हो सकता है खाने के साथ में कुछ ऐसा कवक खा लिया है जिसकी वजह से पैरों में घुटने से नीचे वाला जो भी पोर्शन होता है वो काफ़ी स्वेलिंग वाला हो जाता है, दर्द वाला हो जाता है, जिसको एथलीट फुट कहा जाता है। चलिए आगे अगली जो ट्रिक है वो है प्रोटोजोआ जनित रोग। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग है, इसकी ट्रिक भी लिख लीजिए आप। इसकी दो ट्रिक है, एक है पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं, या फिर सोने का पेम पाया, सोने का पेम पाया। ठीक है, कोई से भी ट्रिक के हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। हम पापा से लेते हैं, पाप से आ जाएगा पैचिश, सॉरी पायरिया, पापा से आ जाएगा पायरिया, का से आ जाएगा काला आजार, काला आजार को कहा जाता है, सॉरी प्लेग को कहा जाता है काली मौत, काला आजार को कुछ नहीं कहा, प्लेग को काली मौत कहा जाता है। ठीक है, वहाँ से आ जाएगा मलेरिया, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि मलेरिया किसके माध्यम से होता है। पे से आ जाएगा पैचिश, सोते हैं, सोते से आ जाएगा सोने की बीमारी, सोने की बीमारी, और है से आ जाएगा सोते हैं हाथी पांव, हाथी पांव। ठीक है, हाथी पांव को ही कहा जाता है एलिफेंटिएसिस, एलिफेंटिएसिस। सोने की बीमारी जो होती है उसको कहा जाता है ट्रिपनोसोमेना, पैचिस को पैचिस। पायरिया जो होता है, अब इनके बारे में डिटेल आप देख लीजिए। पायरिया जो होता है ये दांतों और मसूड़ों को प्रभावित करता है, दांतों और मसूड़े को प्रभावित करता है। दांतों पर पीले रंग की परत जम जाती है जिसको कई बार घिसने पर भी वो क्लियर नहीं हो पाती है, बिल्कुल पीले हो जाते हैं दांत, और इसमें से बहुत गंदे से स्मेल भी आती है जब पायरिया हो जाता है, साथ में मसूड़ों में भी दर्द बना रहता है। काला आजार जो होता है, काला आजार में भी तंत्रिका तंत्र ही प्रभावित होता है, साथ में आरबीसी भी प्रभावित हो जाती है। मलेरिया, मलेरिया के रोग जनक का नाम पूछा जाता है, रोग जनक, मलेरिया का जो रोग जनक है वो है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। और इसका वाहक क्या है? इसका वाहक है मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज मच्छर, सॉरी मादा इजिप्टी मच्छर होगा, एनाफिलीज से तो डेंगू होता है, इजिप्टी है, मादा इजिप्टी मच्छर। ठीक है, मादा इजिप्टी मच्छर। पैचिश, पैचिश को अतिसार भी कहा जाता है, अतिसार। ठीक है, इसमें उल्टी दस्त हो जाती है और आहार नाल काफ़ी प्रभावित होती है, आहार नाल। ट्रिप्नोसोमेना जिसको सोने की बीमारी कहते हैं, इसमें जो वाहक होता है, वाहक होता है सीसी फ्लाई, सी फ्लाई, सीसी मक्खी जो होती है, इस मक्खी के माध्यम से ट्रिप्नोसोमेना नाम की बीमारी हो जाती है। व्यक्ति लगातार सोता ही रहता है जिसकी वजह से उसकी याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। नेक्स्ट है हाथी पांव जिसको एलिफेंटिएसिस कहते हैं। ये हमारी लसिका ग्रंथियों को प्रभावित करता है, लसिका
ग्रंथि, लसिका ग्रंथि को प्रभावित करेगा। तो ज़्यादातर पैर में होती है लसिका ग्रंथि, तो पैर का जो शेप हो जाता है वो हाथी के पैर जैसा हो जाता है। हाथी का पैर नहीं देखा आपने, इतना मोटा सा चौड़ा सा, है ना, बिल्कुल ऐसा ही शेप हो जाता है इंसान के पैरों का। तो इसको कहा जाता है हाथी पाँव बीमारी या एलिफेंटिएसिस डिसीज। तो ये सभी बीमारियां हो चुकी है। पायरिया, पापा काम पे सोते हैं। पायरिया से दांत और मसूड़े प्रभावित होते हैं, दांतों का रंग बिल्कुल चेंज हो जाता है, पीला बदबूदार अनुभव होता है। काला आजार से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, साथ में आरबीसी भी प्रभावित होती है। मलेरिया, मलेरिया का जो रोग जनक है वो प्लाज्मोडियम है। अगर कहीं पर गंदगी वाला पानी भरा हुआ है वहाँ पर प्लाज्मोडियम का लार्वा रहता है, और प्लाज्मोडियम अपना लार्वा छोड़ देते हैं, उसी लार्वे को ग्रहण कर लेते हैं मच्छर, और मच्छर फिर कौन से, फीमेल वाले, ठीक है, वही मच्छर फिर फीमेल मच्छर जो हैं वो सभी इंसानों को कट करते हैं, ठीक है, इंसानों को काटेंगे और फिर उनका खून चूस लेंगे। क्योंकि जो मेल मॉस्किटो होते हैं, जो पुरुष मच्छर होते हैं, नर मच्छर होते हैं, वो कभी भी इंसानों का खून नहीं पीते, ठीक है। इंसानों का खून कौन पीता है, मादा मच्छर पीती है। क्यों पीती है, क्योंकि उनको सर्वाइव करने के लिए उन्हीं के स्टमक में, सॉरी उन्हीं के ओवरी में होते हैं एग्स, उन्हीं के ओवरी में होंगे ना एग्स, तो अंडे उसी में होते हैं, और अंडों को सरवाइव करवाने के लिए उन्हें चाहिए ह्यूमन ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड को जो ज़्यादा ग्रहण करता है वो कौन होता है, वो फीमेल मच्छर होते हैं। तो मादा इजिप्टे मच्छर होता है, उससे मलेरिया, चिकनगुनिया और पीला बुखार हो जाता है, और मादा एनाफिलिस मच्छर होता है जिसकी वजह से डेंगू हो जाता है, ठीक है, एनाफिलिस से डेंगू हो जाता है। तो ये मादा मच्छर जो होती है ये इंसानों का खून चूसती है, बदले में ये छोड़ जाते हैं अपने क्या, प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम के छोड़ देती है शरीर में मनुष्य के, और फिर उसको हो जाता है मलेरिया। मलेरिया सॉरी डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत खतरनाक दर्द होता है, मैंने अभी आपको बताया था। उसके बाद पेचिश, पेचिश को अतिसार भी कहा जाता है, इसमें उल्टी दस्त हो जाते हैं और इससे आहार नाल प्रभावित हो जाती है। कुछ भी दूषित खाना खा लेने से ये हो जाता है, ठीक है। सोते हैं से सोने की बीमारी है जिसको ट्रिप्नोसोमेना कहते हैं, और इसमें व्यक्ति लगातार सोता रहता है, उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, मस्तिष्क में फीवर भी हो जाता है, बुखार हो जाता है, और ये फैलता किससे, सीसी मक्खी से, ठीक है। यहाँ पर टी साइलेंट है। उसके बाद में हाथी पाँव है, से हाथी पाँव है जिसको एलिफेंटिएसिस कहते हैं। हाथी पाँव से ही, हाथी पाँव जो होता है नाम इसका हाथी पाँव है, और इसके प्रोटोजोआ का नाम लिख लीजिए, इसके प्रोटोजोआ का नाम है बुचरेरिया ब्रोनकाफ्टी। एग्जाम में बहुत पूछते हैं, इसका जो प्रोटोजोआ है बुचरेरिया ब्रोनकाफ्टी, बुचरेरिया ब्रोनकाफ्टी, इसी के माध्यम से ये प्रोटोजोआ हमारे शरीर में मतलब भोजन के माध्यम से ये वाला प्रोटोजोआ हमारे शरीर की लसिका ग्रंथियों में पहुंच जाता है, और वहाँ बहुत ज़्यादा स्वेलिंग करवा देता है, और जो भी अंग होगा जिसमें ये पहुंच चुका है वो अंग हाथी के शरीर जैसा हो जाएगा। मान लो अगर पैर में हो गया तो पैर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, यहाँ कहीं हो गया तो नाक काफ़ी बड़ी हो जाएगी, यहाँ कहीं हो गया तो कान काफ़ी बड़ा हो जाएगा, है ना। हाथ में हो गया तो हाथ काफ़ी मोटा, हाथी के पैर जैसा ही मतलब मोटा सा दिखाई देगा। तो ये सभी बीमारियाँ, जो भी बीमारियाँ थी, कवक जनित, प्रोटोजोआ जनित, विषाणु जनित और जीवाणु जनित, ये हमने आज डिस्कस कर ली है ट्रिक के माध्यम से। अब हम अगली क्लास में भारत से ही रिलेटेड कुछ ट्रिकें आपको बताएंगे जिससे आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो इसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा हमारे साथ में। हमारी वीडियो को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, तभी जाके तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना सारी चीज़ों की। इसीलिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए नए वीडियो, नई नई ट्रिक मिल सके और आप एग्ज़ाम में एकदम फर्स्ट क्लास पास हो सके, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सके। इसीलिए अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।